गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ कर रहे हैं वसंत भाग 3 पाठ है। वसंत भाग 2 पाठ हमारा 3 हिमालय की बेटियां और इसके लेखक हैं नागार्जुन। हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है या नदियों को। इस पाठ में हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है, नदियों को। और हिमालय क्या है, पर्वत। जो नदियां हैं वे पहाड़ों से निकल कर आती हैं, पर्वतों से निकल करके आती हैं। तो यहाँ नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में माना गया है। तो देखिए नागार्जुन ने कितना सुंदर वर्णन इनके बारे में किया है पाठ के माध्यम से। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेखक नागार्जुन क्या कह रहे हैं कि हिमालय कह रहा है, लेखक नागार्जुन कह रहे हैं कि नागार्जुन ही कह रहे हैं कि मैंने अभी उनको दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। क्या? नदियां। नदियों को दूर से ही अभी मैंने देखा था और वे बड़ी गंभीर दिखाई देती थी, शांत दिखाई देती थी, अपने में खोई हुई दिखाई देती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। वे संभ्रांत महिला की भांति दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। नदियों के लिए लेखक कह रहे हैं कि मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। जिस प्रकार से बच्चा माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में खेलता है, उसी प्रकार लेखक कह रहे हैं मैं भी माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह इन नदियों की धारा में डुबकियां लगाया करता था, नहाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जब मैं इस बार हिमालय के कंधे पर चढ़ा, यानी मैं हिमालय पर्वत के ऊपर चढ़ा, तो मैंने नदियों को देखा, वे कुछ और ही रूप में थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मैं लेखक कह रहे हैं कि मैं इस बात से बड़ा ही हैरान था कि यह दुबली पतली नदियां, यहाँ हिमालय के पास से जो नदी निकलती है, यहाँ से निकलने वाली यह दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज आदि जो भी नदियां हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं और समतल मैदानों में जाकर के यह इतनी बड़ी विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक ने क्या कहा कि इनका उछलना कूदना, जैसे यहाँ पहाड़ों से चलती हैं तो ऐसी लग रही है ये जैसे उछल कूद रही हो, खिलखिलाकर हंस रही हो। और इनकी यह भावभंगिमा, उछलना कूदना, खिलखिला करके हंसना, यह सभी कुछ समतल मैदान में जाकर के गायब सा कैसे हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। लेखक ने कहा जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूँ या फूलों की कली को देखता हूँ, उन पर भी मेरा इतना ध्यान नहीं अटकता है जितना ध्यान या जितनी हैरानी, कौतूहल मुझे कहाँ पर हुआ है, इन नदियों को, इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। नदियों को किस रूप में माना है? बेटियों के रूप में। इन बेटियों के बाल लीला को देखकर जितना मुझे कुतूहल होता है, विस्मय होता है, और किसी लड़की को देखकर या किसी कली को देखकर भी नहीं होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक हैरान है कि ये कहाँ भागी जा रही हैं और इनका
लक्ष्य क्या है जो ये इतनी बेचैन होकर के भागती जा रही हैं? लेखक को हैरानी है इन नदियों को देखकर कि ये कहाँ भागी जा रही हैं और इनका क्या लक्ष्य है, कौन-सा इनका लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए ये इतनी बेचैन होकर, उतावली होकर, व्याकुल होकर के भागी जा रही हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक कह रहे हैं कि ये कहाँ भागी जा रही हैं, इनका क्या लक्ष्य होगा? यदि ये अपने महान पिता विराट, इनके महान पिता कौन है? हिमालय। उनका बहुत अधिक विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ है, तो वह कौन होगा जो इनके हृदय को संतुष्ट कर सकेगा, इनको संतृप्त कर सकेगा, इनको संतप्त कर सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे-छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका निकेतन। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ हैं, वे बर्फ के कारण वहाँ पर कोई पेड़-पौधा नहीं है, बर्फ ही बर्फ होती है, तो ऐसी पहाड़ियाँ हैं। छोटे-छोटे पौधों से भरी हुई घाटियाँ हैं, मधुर आदित्यकाएँ हैं, सब सरसब्ज उपत्यकाएँ हैं, ऐसा है इनका बाल निकेतन। ऐसे ये बहुत ही खुश रहती हैं। खेलते-खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। खेलते-खेलते जब ये दूर चली जाती हैं, तो वहाँ जंगलों में क्या दिखाई देता है इनको? देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल आदि। और शायद इन्हें बीती बातें याद करने का वहाँ जाकर मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुड्ढा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी-बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। लेखक कहते हैं कि कौन जाने इस बात को कि बुड्ढा हिमालय पर्वत जो है अपनी अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा, कितना सिर धुनता होगा। बड़ी-बड़ी चोटियों से भी जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी-बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे दो नाम हैं जिनको हम सुनते हैं तो इनके सुनते ही अनेक छोटी और बड़ी नदियां, नदियों रूपी बेटियां, हिमालय की छोटी और बड़ी बेटियां, सभी प्रकार की नदियों रूपी बेटियां, जैसे नाम है उनके रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, सरयू, गंडक आदि कितने सारी बेटियां हैं। ये सभी आंखों के सामने नाचने लगती हैं, यानी आंखों के सामने आ जाती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। लेखक ने क्या कहा? वास्तव में तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक-एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। हिमालय जो है वह बहुत ही दयालु है। उसके पिघले हुए दिल की एक-एक बूंद न जाने कब इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला।
यानी जिस पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ पकड़ने को मिला था, वह कितना सौभाग्यशाली है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद से बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कह रहे हैं कि जो कोई लोग इनको मैदानों में समतल जगह पर इन नदियों को देखेगा, तो उनके दिमाग में शायद यह बात आए कि बूढ़े हिमालय की गोद से ये बच्चियां बनकर किस प्रकार से खेलती थी। यानी हिमालय से निकलती हैं तो बहुत ही छोटी-छोटी होती हैं, और जिसको हिमालय के ऊपर चढ़ कर के लेखक देख रहे हैं। समतल मैदान में जाकर ये बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, फैल जाती हैं। तो वहाँ पर लेखक को ये कैसी लगी? छोटी बच्चियों के समान। तो लेखक इसीलिए कह रहे हैं कि मैदानों में तो शायद ही कोई यह समझ पाएगा कि हिमालय की गोद में बच्चियां किस प्रकार खेलती रहती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक ने क्या कहा? जो बच्चियां, छोटी बच्चियां अपने माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलती हैं, उन बालिकाओं को देख करके पहाड़ी आदमी आकर्षक भले ही ना हो, जो वहाँ पहाड़ी आदमी होते हैं, उन नदियों को वहाँ देखकर चाहे भले ही उनकी तरफ आकर्षित न हो, लेकिन मुझे तो यह बहुत ही लुभावना दृश्य लगता है, और ऐसा लगता है जैसे हिमालय की बेटियां हैं और कहाँ जाकर मिल रही हैं? समुद्र में। जैसे ऐसा लगा लेखक को, हिमालय तो ससुर है और समुद्र दामाद है। यह बात कहने में लेखक को कोई झिझक नहीं होती। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां माना है, तो इस करके नदियां जो समुद्रों में चली जाती हैं, तो समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो लेखक ने क्या कहा है? हिमालय ससुर हो गया और जो समुद्र है वह हिमालय का दामाद हो गया। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास के मेघदूत में भी विरही यक्ष ने एक मेघ को दूत के रूप में कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का बलिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेमिका तुम्हें पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक से याद आ गई। कालिदास के मेघदूत वाली बात भी इन चंचल नदियों को देखकर लेखक के दिमाग में याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। लेखक को इन चंचल नदियों को देखकर मेघदूत की बातें याद आ गई। कालिदास के लिखे हुए मेघदूत में से मेघ के द्वारा दिए हुए मेघ को दूत बनाकर दिए हुए संदेश को लेकर के, तो उसके बाद उनके दिमाग में ये बात आ गई, और उन्होंने सोचा कि शायद कवि को भी, कालिदास को भी इन नदियों का इस प्रकार का रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा-जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। क्या कह रहे हैं कवि लेखक? कि दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में इस प्रकार से जुदा-जुदा देखेगा। नदियों को पहाड़ी घाटियों में तो ये इकट्ठी होती हैं, और समतल आंगनों के मैदानों में ये जुदा-जुदा होती हैं, अलग-अलग होती हैं। जो कोई इनको इन प्रकार से देखेगा, तो वह इसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें, तो क्या हर्ज है? लेखक नागार्जुन क्या कहते हैं
कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है और लेखक कहते हैं यदि हम इनको माता बनने से पहले बेटियों के रूप में देख लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? और यदि इनमें हम प्रेयसी की प्रेमिका की भावना भी करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। ममता का एक और धागा है, प्यार का एक और धागा है, उसे भी हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान। कितने कवियों को कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी बहन का नाता भी इनके साथ जोड़ा गया है। कितनी कवियों ने इन नदियों को एक बहन के रूप में भी माना है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंग की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया और ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। एक दिन क्या हुआ, अ, लेखक की भी ऐसी भावना हुई। तिब्बत की बात है, इनका मन उछटा हुआ था, तबीयत भी ढीली थी, तो सतलुज के किनारे जाकर के ये बैठ गए। इनका मन उचट गया, मन उछटा हुआ था, तबीयत भी ढीली थी, मन बेचैन था, तो सतलुज के किनारे बैठ गए जाकर के। दोपहर का समय था और इन्होंने अपने पैरों को पानी में लटका दिया और थोड़ी देर में ही जो पानी स्पीड से बह रहा था, चल रहा था, उस पानी ने इन पर असर डाला और इनका मन कैसा हो गया? तन और मन ताजा हो गया। जैसे इनका मन पहले उछटा हुआ था, बेचैन था, तबीयत ढीली थी, तो पानी में पैर डालने के बाद जैसे पैर पानी में थे, पानी बड़ी स्पीड से चल रहा था, तो इनका तन मन ताजा हो गया। किसका? लेखक नागार्जुन का। तो ये अपने मन में गुनगुनाने लगे, गीत गाने लगे। क्या? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मदित हुआ मुदित मन हटा खुमारी। खुश हो गया लेखक, तन मन ताजा हो गया और क्या कहा? बहन के रूप में बोला, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। क्या कहा लेखक ने? हे सतलुज नदी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, हे बहन तुम्हारी लीलाएं बड़ी आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मेरा मन मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया, हटा खुमारी, मेरी बेचैनी परेशानी दूर हो गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, हे बहन मैं तुम पर बलिदान जाना चाहता हूँ, मैं तुम पर न्यौछावर हूँ। तुम बेटी, यह बाप हिमालय, तुम एक बेटी हो और यह हिमालय तुम्हारा बाप है, पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय चिंतित है और चुपचाप भी है। हे सतलुज नदी, हे सतलुज, यह हिमालय तुम्हारा पिता है और तुम इनकी बेटी हो। ये चुपचाप भी है, चिंतित भी है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति में यह अभिनय के समान, नटी के समान चित्रित पट पर यह प्रकृति क्या है? प्रकृति के ऊपर इस हिमालय की अद्भुत छवि है और तुम इस पर एक नटी के समान अभिनय करके दिखाती हो। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। यहाँ पर इस पाठ के अंदर लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि जो नदियां हैं, उन नदियों को हम बाहर मैदानों में देखते हैं, तो मैदानों में ये हमें केवल बड़ी-बड़ी दिखाई देती हैं। इनके छोटे रूप की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन लेखक नागार्जुन ने हमारा उस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि ये वहाँ से कैसे चलती हैं, कैसे होती हैं, इनके पिता कौन हैं, कहाँ जाकर ये मिलती हैं और अ,
हिमालय से ये निकलती हैं, तो हिमालय को इनके पिता के रूप में बताया है। आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हिमालय इनके पिता हैं। हिमालय की गोद में खेल-खेल करके ये विशाल मैदानों में आती हैं और जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो हिमालय कितने परेशान होते होंगे जब उनकी नटखट बेटियाँ उनसे अ, अलग होकर के जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो इनको अलग-अलग रूप के अलग-अलग रूपों में माना गया है। माता के रूप में, बेटियों के रूप में, बहन के रूप में, प्रेयसी के रूप में, कई रूपों में इनको माना गया है। और लेखक ने किस रूप में माना है? कालेलकर ने तो लोक माता के रूप में माना है, लेखक ने बहन के रूप में माना है। तो आप इसके अंदर जितने भी इंटरनल क्वेश्चन हैं, वे आप बना कर के लाएँगे और इस लेसन को दोबारा से अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। हेलो।